प्रेरक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्राम के लूप्स के बारे में बताऊंगा और लूप्स कैसे काम करते हैं इसको मैं आपको एनिमेशन के द्वारा बताऊंगा। तो देखते हैं हम लोग। तो लूप्स क्या होता है? किसी भी चीज़ों को बार बार रिपीट करना। जैसे हमारी लाइफ में जो क्या है, हम लोग कई चीज़ें ऐसी रहती है जिसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे एक डेली लाइफ है हम लोग का, तो डेली हम लोग को मॉर्निंग में उठे, फिर ब्रेकफास्ट किए, फिर लंच किए, उसके बाद नाइट में डिनर किए। सेम ये चीज़ हमारे दूसरे दिन भी रिपीट होगी। हम लोग सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे। यही प्रोसेस हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कंटिन्यू रिपीट होता है। सेम ऐसी जो है कंप्यूटर में भी, अगर किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है, एक कंप्यूटर में तीन प्रकार के होते हैं, या जनरली सी प्रोग्रामिंग बोला जाए तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं फॉर लूप, एक को बोलते हैं व्हाइल लूप, और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। इन तीनों में कुछ न कुछ अंतर है। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, फॉर लूप और व्हाइल लूप इन दोनों को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, और डू व्हाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अब एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या अंतर होता है, तो इसको समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। इसमें जो है कंडीशन पहले चेक हुआ, किसमें? एंट्री कंट्रोल में, और बाद में आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। जबकि एग्जिट कंट्रोल में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक हुआ है। मतलब क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी कम से कम स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल में। जबकि इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, सीधा कंपाइलर बाहर हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग छोटा सा एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा ये बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर ये लूप जो है चलता रहेगा, लेकिन जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ वैसे ये बाहर हो गया। सेम वैसे एंट्री एग्जिट कंट्रोल में भी ये बार बार रिपीट हो रहा है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ये सीधा सीधा नीचे उतर जाएगा, मतलब सीधा सीधा ये बाहर हो जाएगा। तो ये थे अपने लूप्स के टाइप। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जो है ये बहुत ही अच्छा लूप है, सी प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज आता है। क्योंकि इसमें क्या है, जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं जिसके आधार पे हम लोग लूप चला रहे हैं, उसका जो इनिशियलाइजेशन है, मतलब प्रारंभिक मान देना है, वो भी आपका लूप के साथ ही लिखा जाता है। दूसरा, लूप का टेस्ट कंडीशन, मतलब कहाँ तक लूप चलेगा, वेरिएबल आगे बढ़ते जाएगा तो किस स्टेप तक चलेगा या कहाँ तक चलेगा, इसको हम लोग इसी में साथ में ही देते हैं। और अपडेट एक्सप्रेशन जितना आगे बढ़ाएंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर साथ में देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फॉर लूप में सेमी कॉलन का यूज़ बीच बीच में करते हैं। जनरली हम लोग सी लैंग्वेज में क्या है, जो भी स्टेटमेंट खत्म होता है उसके लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का जो तीनों पार्ट है उनको अलग करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन लिखेंगे। फॉर लूप को इनिशियलाइजेशन पार्ट, टेस्ट कंडीशन पार्ट या अपडेट एक्सप्रेशन पार्ट से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अगर आप कंप्लीट फॉर लूप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए तीनों चीज़ों को आप दे, ऐसा जरूरी नहीं। आप चाहो तो दो सेमी कॉलन बस लगा दीजिए पैरेंथेसिस के अंदर। जो फॉर लूप का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर केवल दो सेमी कॉलन लगाइए, और उसके बाद आप बॉडी ऑफ लूप में जो भी कुछ लिखिए, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, इसमें एरर नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर कंपाइलर क्या है, केवल सेमीकोलन को देखता है। लेकिन एक अंतर ये रहेगा, क्योंकि इसमें अपडेट एक्सप्रेशन या टेस्ट कंडीशन नहीं दिया गया है, तो ये क्या रहेगा, इन्फिनिट लूप बनेगा। भले आप उस लूप को बंद करने के लिए आप आगे जाके ब्रेक वगैरह स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं करेंगे ब्रेक वगैरह तो इन्फिनिट लूप है, मतलब इन्फिनिट लूप मतलब ये लूप चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। तो फॉर लूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका सिंटेक्स है, इसमें एक में मैं इनिशियलाइजेशन को छोड़ दिया हूँ, सेकंड नंबर में, थर्ड में मैं इनिशियलाइजेशन टेस्ट कंडीशन को छोड़ दिया हूँ, अब फोर्थ में तीनों को छोड़ दिया। तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें से आप किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिए तो उससे भी आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर लूप को किस टाइप को लिखते हैं। तो मैं चार फॉर्मेट आपको चार सिंटेक्स में बता दिया हूँ। अब हम लोग फॉर लूप का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें फॉर लूप में मैं आई को क्या किया हूँ, 1 से इनिशियलाइज किया हूँ। आई गया कहाँ तक है, मतलब आपका टेस्ट कंडीशन क्या चेक किए हैं, आई लेस देन इक्वल टू 99, मतलब आई जो है 1 से स्टार्ट होगा और 99 से बिलो रहते तक चलेगा, मतलब 99 से इक्वल और बिलो रहते तक। और अपडेट एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखा हूँ, प्लस इक्वल टू 2,
मतलब इसका मतलब यह है कि आई के जो वैल्यू है उसमें दो दो ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना रहेगा 1, जब 2 ऐड होगा तो 3, फिर 2 ऐड होगा तो 5, फिर 3 ऐड होगा तो वो 7, इस तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ओड नंबर आते जा रहे हैं। ये ओड नंबर कहाँ तक के आएंगे 99 तक। तो जो आपका 1 से लेकर 99 के ओड नंबर है उनको मैं यहाँ पर क्या किया हूँ लूप के अंदर जोड़ते गया। ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो आपको बॉडी ऑफ लूप वगैरह लिखा हूँ इसमें अक्सर जो फॉर लूप है उसके बाद मैं सेमी कलन लगाया, लेकिन एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर सेमी कलन बोल दिया, गलत है, कर्ली ब्रेस लगाया, लेकिन मैं एग्जाम्पल में कर्ली ब्रेस नहीं लगाया हूँ, क्योंकि अगर आपका लूप के अंदर का बॉडी ऑफ लूप एक ही लाइन का हो तो कर्ली ब्रेस ऑप्शनल हो जाता है। तो अगर प्रोग्राम को अगर आपको छोटा बनाना है तो आप कर्ली ब्रेस एक लाइन के स्टेटमेंट में मत लगाइए यहाँ पर, क्योंकि एक ही लाइन है इसलिए आप कंपाइलर जो है खुद ब खुद क्या करेगा इस लाइन को इस लूप का भाग मान लेगा और जब तक लूप चलेगा तब तक इस लाइन को एग्जीक्यूट कराता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं जी 1 से लेकर 99 तक के जो ओड नंबर है उन सबको हम लोग क्या किए हैं ऐड कर दिए हैं और लूप से बाहर, मतलब ये प्रिंट एफ जो है लूप के बाहर की लाइन है तो प्रिंट एफ के द्वारा उसको जो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करा दिए हैं। मतलब ऐड होने के बाद कितना हो रहा है टोटल 2500, ये अपना आउटपुट है। सेम वैसे एक और मैं प्रोग्राम बनाया हूँ, तो इस प्रोग्राम को मैं आपको आगे एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है या लूप कैसे काम करता है। तो देखते हैं हम लोग। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल प्रोग्राम है ये उसको मैं दोबारा लिख दिया हूँ। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जब प्रोसेस चलेगा तो एक विंडो ये आई के लिए मैं बनाया हूँ, यहाँ पर आप आई की वैल्यू को ध्यान रखेंगे। दूसरा एन की वैल्यू एक बार बस लेगा, तो एन की वैल्यू को ध्यान रखेंगे ये क्या हो रहा है। एन की वैल्यू जनरली एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बार हम लोग जब एन का नंबर दे देंगे तो उसके बाद वो आगे हम लोग उसमें कोई प्रोसेस नहीं किए हैं। तीसरा जो है आपका आउटपुट विंडो, ये जो आपका आउटपुट विंडो है इसको आप देखते रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये आउटपुट विंडो मतलब कंसोल स्क्रीन है। जब हम लोग सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक ब्लैक कलर का स्क्रीन जो आता है उसको हम लोग कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। तो उस जगह को पे क्या होने वाला है इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रोसेस चलते जाएगा वैसे आप कंसोल स्क्रीन को देखते रहेंगे और वैसे आप इस जगह को देखेंगे आई में क्या चेंज हो रहा है, और एन की वैल्यू जब देंगे तब उस समय एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आई की वैल्यू कुछ नहीं लिखा हूँ, एन की वैल्यू कुछ नहीं लिखा हूँ। तो जब हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जनरली बहुत लोग सोचते हैं जीरो रहता है, जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो करते कुछ भी हो सकता है। हर कंप्यूटर में आपका जीरो ही हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं इसको जब डिक्लेयर किया हूँ तो कोई वैल्यू दिया नहीं हूँ, इसलिए आप यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकते कि आई और एन का वैल्यू क्या होगा। तो पहला स्टेप है हम लोग क्या किए इस प्रोग्रामिंग में इंटीजर आई एन लिखे, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आई और एन को इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब अगला लाइन क्या है इसमें इंटर एनी नंबर। तो जब प्रोसेस इंटर एनी नंबर पे आएगा तो प्रिंट एफ लिखा है, तो प्रिंट एफ के द्वारा क्या करेगा आउटपुट विंडो पे एक मैसेज प्रिंट करेगा इंटर एनी नंबर का। जैसे प्रोसेस यहाँ आया, यहाँ आउटपुट विंडो को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया इंटर एनी नंबर। अब अगला लाइन क्या है स्कैनफ। यहाँ पर हमसे कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इंटर करने तक कंपाइलर वेट करेगा। जैसे स्कैनफ में आएगा तो स्कैनफ में जो हम लोग वैल्यू देंगे उसको किस में लेगा एन के एड्रेस पे। तो प्रोसेस आगे जब बढ़ेगा स्कैनफ में तो यहाँ पर कंपाइलर वेट कर रहे हैं नंबर टाइप करने का। अब हम लोग जो कंसोल स्क्रीन है उसमें जो नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं क्या टाइप किया नंबर 15। तो ये जो 15 है उसको %d का मतलब क्या होता है इंटीजर फॉर्मेट, उसको इंटीजर फॉर्मेट मिलेगा किसमें एड्रेस ऑफ एन, मतलब एन के एड्रेस पे जो वैल्यू जो भी हम लोग देंगे उसको स्टोर कर देगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 15 हो जाएगी, जो पहले कुछ नहीं था उसकी जगह पे वैल्यू जो है एन का चेंज होके 15 हो जाएगा। अब जो है अगला आगे बढ़ जाएगा और किस में आ जाएगा लूप में। जैसे लूप में आया आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, मतलब आई को 1 से क्या किया इनिशलाइज कर दिया, जो पहले कुछ भी वैल्यू था वो 1 से इनिशलाइज हो गया। अब ध्यान देंगे आई की वैल्यू जो है कब तक वो मतलब लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू जो है 10 से छोटा रहता है। मतलब शुरू में कितना है एक, एक जो है जब तक 10 ना हो जाए या सॉरी 10 से बड़ा ना हो जाए, मतलब 11 ना हो जाए या उससे और आगे का, तब तक वो क्या करेगा
लूप चलाता रहेगा। यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन में हम लोग क्या किए हैं, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू में 1 जोड़िए। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे हर बार कंपाइलर टेस्ट कंडीशन करेगा। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा। और बॉडी ऑफ लूप क्या है, केवल एक लाइन का है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए हैं, करली ब्रेस नहीं लगाए हैं। अब करली ब्रेस नहीं लगाने का मतलब होता है उसके जस्ट लूप के जस्ट नीचे का एक लाइन बॉडी ऑफ लूप है। तो ये लाइन बॉडी ऑफ लूप है। तो इस लाइन और लूप के बीच में 10 बार प्रोसेस चलेगा, और ये प्रोसेस जो है 10 बार यहीं कहीं घूमता रहेगा। लेकिन हर प्रोसेस के बाद एक अपने को आउटपुट मिलेगा। मतलब क्या आउटपुट रहेगा, जो 15 का टेबल के रूप में प्रिंट होगा। तो कैसे प्रिंट कराए हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रोसेस जो है प्रिंट एफ पे आएगा, तो यहाँ पर आउटपुट विंडो पे एक प्रिंट मिलेगा आपको, 15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 15। यहाँ पर कैसे प्रिंट हुआ, तो सबसे पहले हम लोग स्लैश एन मतलब न्यू लाइन के बाद क्या लिए हैं, न्यू लाइन मतलब स्पेशल कैरेक्टर है, और ये जो परसेंट डी है इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक अलग फॉर्मेट में लिखे हैं। जैसे पहला है परसेंट डी लिखे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए हैं, उसके बाद फिर परसेंट डी लिखे हैं, उसके बाद हम लोग इक्वल किए हैं, फिर परसेंट डी लिखे हैं। तो इसी फॉर्मेट में देखिए आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले परसेंट डी जो लिखे हैं वो किसके लिए है, पहला जो लिखे इन्वर्टेड कामा जहाँ पर बंद किए हैं उसके बाद जो पहला वैल्यू है एन, एन के लिए हम लोग ये पहला परसेंट डी है। तो पहला परसेंट डी एन, तो एन की वैल्यू कितनी, 15। तो ध्यान देंगे कंसोल विंडो में 15 प्रिंट हो गया। दूसरा जो परसेंट डी है जो मल्टीप्लाई के चिन्ह के बाद है, वो जो है किसके लिए है, आई के लिए। तो मल्टीप्लाई के चिन्ह के बाद क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू शुरू में अभी कितनी है, 1 है, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इक्वल साइन लगाए, इक्वल साइन प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, परसेंट डी लिखे हैं। इस परसेंट डी के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन किए हैं, आई मल्टीप्लाई एन, मतलब आई का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। तो फिलहाल आई की वैल्यू 1 है, तो 15 को, एन की वैल्यू 15 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये लूप चलेगा, इसको देखते जाइए आप, साथ में इस लूप को देखते जाइए, यहाँ पर आई की वैल्यू जो अपडेट हो रही है उसको देखते जाइए, और कंसोल विंडो पे कैसे प्रिंट हो रहा है इसको देखते जाइए। जब भी यहाँ पर जाएगा एक अपडेट लेगा, उस अपडेट को क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो एन की वैल्यू के साथ है उसको प्रिंट करते जाएगा। इस तरह से लूप चलते रहेंगे। ये लूप टोटल तब तक चलेंगे जब तक आई की वैल्यू अपडेट होते होते 10 ना, या सॉरी 11 ना हो जाए, 10 से अधिक ना हो जाए, बोला जाए 11 20 30 कुछ भी हो, लेकिन 11 ही होगा तो बाहर हो जाएगा लूप से। तो जब तक आई की वैल्यू 11 ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा, और नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रिंट करता रहेगा। इस प्रकार से हमको जो भी नंबर दिए उसका टेबल मिल जाएगा। लेकिन जैसे आई की वैल्यू 11 होगी वैसे यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया। कंडीशन के फॉल्स होते ही प्रोसेस जो है आगे के उसमें जाएगा, गेट चेंज के द्वारा आउटपुट विंडो को रोक देगा, और रिटर्न जीरो के द्वारा क्या करेगा, वो ये जो इंटीजर मेन है इसको जीरो रिटर्न कर देगा। और जब प्रोसेस लास्ट करली ब्रेस में आएगी तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह से आपको 15 का टेबल इस प्रोसेस के द्वारा मिल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग लूप का यूज करते हैं। आगे बढ़ते, अगला है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है, केवल टेस्ट कंडीशन रहता है, और बॉडी ऑफ लूप आपका अंदर रहेगा। और जो फॉर लूप में हम लोग जो अपडेट एक्सप्रेशन देखे हैं उसको अक्सर बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखते हैं, और इनिशियलाइजेशन को पहले करते हैं। ये मेरा पहला प्रोग्राम, एग्जाम्पल प्रोग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग करली ब्रेस ओपन किए हैं मेन मेथड का, उसके बाद सबसे पहला काम किए हैं ए को वैल्यू से, मतलब एक वैल्यू से इनिशियलाइज किए हैं, डिक्लेयर भी किए हैं, साथ में इनिशियलाइज भी किए हैं। तो ए का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 2। अब चेक करेगा 2 क्या 2 से, मतलब सॉरी 20 से छोटा है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू जो है 20 से क्योंकि बिलो है, इसलिए जो है ये लूप के अंदर रहेगा। लूप के अंदर क्या करेगा, परसेंट डी के साथ जो भी आपका 2 की वैल्यू, जो भी ए की वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। ए की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2 है, फिर ए की वैल्यू में 2 ऐड कर देगा। ये अपडेट एक्सप्रेशन है। फॉर लूप में इसको क्या करते हैं, लास्ट में देते थे, इसमें अंदर में दिए लूप के अंदर। तो ए की वैल्यू 2 था, अब 2 उसमें ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 को चेक करेगा क्या 420 से बिलो है, कंडीशन ट्रू, फिर ए की वैल्यू प्रिंट कर दिए। इस तरह से लूप तब तक चलेगा जब तक ए की वैल्यू 22 नहीं हो जाती, मतलब 20 से एबोव नहीं हो जाता, जब तक बिलो और इक्वल रहेगा तब तक चलेगा।
जैसे अबव होगा ये प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। सेम वैसे ये है फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, इसको आगे आपको रन करा के दिखाऊंगा। वैसे अगला लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम लोग जैसे बताया था आपको शुरू में कि एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसमें कंडीशन जो है बाद में चेक होता है। कंडीशन बाद में चेक होता है इसलिए क्या होता है, बॉडी ऑफ लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो जाता है। और इस लूप का एक और खास बात रहता है, इसका जो लूप के बाद जो कंडीशन देते हैं फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद हम लोग एक सेमीकोलन लगाते हैं टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है डू वाइल लूप को हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर डू वाइल लूप में हम लोग क्या किए हैं, एक प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बताएगा। तो जो आप n में नंबर इंटर करेंगे उस नंबर का फैक्टोरियल निकालने का, आपको याद ही होगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो नंबर को उसके पहले के नंबर तक, मतलब जो भी नंबर दिए हैं उसको, सपोज 5 दिए हैं तो उसको 4 से 3 से 2 से 1 से, मतलब उसके 0 तक के, 0 को छोड़ के 1 तक के नंबर का मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई के बाद जो भी आएगा फैक्टोरियल होगा। जैसे 5 के बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो कितना हो जाएगा 120। 5 का फैक्टोरियल है 120। सेम वैसी हम लोग इवन नंबर को ऐड करने के लिए एक और प्रोग्राम लिखे हैं डू वाइल लूप से। इसको भी आप लोग आगे, मैं इसको रन करा के आपको आगे बताऊंगा कोड ब्लॉक्स में। तो अगला है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, जब लूप के अंदर में हम लोग एक और लूप्स लिख देते हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलेंगे। जैसे ये अपना एक एक्सटर्नल लूप है, उसके अंदर में हम लोग जब एक और इंटरनल लूप लगा दिए तो अपना नेस्टेड लूप हो गया। नेस्टेड जैसे इफ में मैं आपको बताया था, नेस्टेड इफ वाली इसमें तो नहीं है, एक और वीडियो बनी हुई है, अगर आपको नहीं देखे हैं तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखेंगे, तो उसमें हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में चर्चा किए थे। तो सेम वैसी जैसे इफ होता है वैसे लूप भी होता है। जब आप लूप के बाद और लूप्स लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं अपना नेस्टेड लूप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनल लूप का जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल लूप के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल लूप जब भी एक बार एग्जीक्यूट होगा, इंटरनल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक क्या है, इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे फॉल्स होगा वापस वो एक्सटर्नल लूप के पास जाएगा, एक्सटर्नल लूप फिर अपने अंदर आएगा, फिर अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो इंटरनल लूप को कंडीशन को तब तक चलाते रहेगा जब तक क्या हो, कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे फॉल्स होता है फिर वो वापस एक्सटर्नल, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं कि लूप के अंदर में लूप्स चलाना। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम का आप ध्यान देंगे तो जनरली जो है पिरामिड वगैरह के प्रोग्राम अक्सर नेस्टेड लूप से ही बनते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पिरामिड का प्रोग्राम आपको बना के दिखाया हूँ जिसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हूँ, एक आई और एक जे। और इस आई जे को मैं एक पिरामिड बनाने के लिए वैल्यू दिया हूँ। तो ये आई जे जो है, आई जो है स्टार्टिंग होगा 1 से और जाएगा 5 तक, और आई में मैं क्या किया हूँ 1 1 प्लस किया हूँ। लेकिन जे को क्या किया हूँ, इसको भी 1 से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन चेंज कहाँ पर किया हूँ, जे की जो टेस्ट कंडीशन है वहाँ पर मैं जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे तब तक चलेगा जब तक उसका वैल्यू जो है आई से छोटा है। और जे को भी 1 1 से अपडेट किए हैं। और जो सेकेंड वाला लूप है उसके अंदर में केवल एक ही लाइन है क्योंकि इसमें क्या नहीं लगा हुआ है, कर्ली ब्रेस नहीं लगा है। जबकि फर्स्ट वाले लूप में कर्ली ब्रेस लगा हुआ है, इसलिए इस कर्ली ब्रेस के स्टार्ट होने से और अंत होने तक इसका पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो प्रिंट स्लैश एन वाली जो लाइन है, ये जो है जो ऊपर वाले लूप है, जो एक्सटर्नल लूप जिसको बोलेंगे, उसका पार्ट है। तो जब भी इंटरनल लूप अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा स्लैश एन के द्वारा वो न्यू लाइन में आ जाएगा अगला प्रोसेस के लिए। तो इसको हम लोग एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लूप चला, उसके बाद क्या है, दूसरा लूप केवल एक बार चला और आउटपुट विंडो में 1 प्रिंट हो गया। दूसरी बार जब आया तो दूसरा लूप 2 बार चला, तीसरी बार फिर फर्स्ट लूप चला, फिर सेकेंड लूप क्या है 3 बार चलेगा क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर प्रिंट करेगा। तो पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। अब सेम वैसे जब ये लूप फिर एक बार चलेगा तो ये लूप इस बार 4 बार चलेगा क्योंकि उसको और वो प्रिंट करेगा 1 2 3 4। अगली बार जब लास्ट बार जो है, जब तक आई का वैल्यू क्या रहेगा 5 होगा, तो फिर ये लूप जो है जे से 1 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब 5 टाइम चलेगा और आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद जब आई की वैल्यू 6 होगी
एक कर्ली ब्रेस से बाहर हो जाएगा और अपना लूप जो है बंद हो जाएगा, प्रोग्रामिंग जो है बंद हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं उन सभी को मैं आपको कोड ब्लॉक्स में एक के बाद एक रन करा के दिखाता हूँ। तो कोड ब्लॉक्स हम लोग ओपन करते हैं। सभी प्रोग्राम्स को मैं एक साथ टाइप कर लिया हूँ और सीधा सीधा मैं आपको इसको कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ये सही है कि नहीं है, सही तरीके से रन हो रहे हैं कि नहीं है, और आउटपुट जो चाहते थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जनरली सभी प्रोग्राम्स को जो मैं वीडियो में जो आपको प्रोग्राम्स दिख रहे हैं वो सब जो है टर्बो सी के अनुसार दिख रहे हैं, उसमें क्योंकि टर्बो सी में क्या रहता है, जो कंसोल आउटपुट विंडो है उसको रोकना पड़ता है। या तो अल्टर में F5 से आप उसको शो करा लीजिए या तो उसको रोकिए गेट सीएच लिख के। तो सभी प्रोग्राम के लास्ट में अगर गेट सीएच लिखा है तो अपने को कोड ब्लॉक्स में जरूरत नहीं है। दूसरा, इंटीजर मेन जो मेन मेथड है उसके बाद वार्निंग हटाने के लिए रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर रिटर्न जीरो मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जीरो कोड ब्लॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे आप इंटीजर मेन लिखे चाहे वाइड मेन लिखे। तो मैं सीधा आपको इसको कंपाइल और रन करा के दिखाता हूँ। कंपाइल मीन्स इसमें कंपाइल के लिए होता है बिल्ड, बिल्ड के ऊपर क्लिक किया, ये आपका नो एरर नो वार्निंग, मतलब मैं रन करा सकता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2500, ये जो पहला प्रोग्राम था ये था आपका 0 से 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी इवन नंबर हैं उनको, सॉरी इवन नंबर नहीं, सॉरी ओड नंबर को ऐड करने के लिए ये लूप जो है ये ओड नंबर को ऐड करने के लिए चला हुआ है। तो ओड नंबर को ऐड करने के बाद एस में उसका आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो ये पहला फॉर लूप का प्रोग्राम है। दूसरा जो फॉर लूप का प्रोग्राम था इसमें हम लोग टेबल बनाया, टेबल वाला प्रोग्राम था जिसको मैं आपको एनिमेशन के द्वारा बताया था। तो उसी टेबल वाले प्रोग्राम को अब हम लोग कोड ब्लॉक्स में रन करा के देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल किए, नो एरर नो वार्निंग। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। यहाँ पर इंटर एनी नंबर, मैं तो एनिमेशन में दिखाया हूँ कि 15 दिया था, तो यहाँ पर मैं कुछ और नंबर लिख देता हूँ। सपोज मैं लिख दिया 26, ये आपका 26 का टेबल बन गया। अगला प्रोग्राम है वाइल लूप से। वाइल लूप से जो पहला प्रोग्राम देखे थे वीडियो में वो 2 नंबर का पहाड़ा बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पर नो एरर नो वार्निंग। अब इसको रन कराता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में ध्यान देंगे आपका 2 का टेबल प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग वाइल लूप का जो प्रोग्राम देखे थे इसमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट किया था। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जो 0 से लेकर स्टार्ट होता है 0 1 से, अब उसके बाद जो आखिरी के 2 नंबर को जोड़ के जो अगला नंबर बनता है उसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर फिबोनाची सीरीज में हम लोग को रेंज दे सकते हैं, जिस रेंज तक बोलेंगे उस रेंज तक अपने को फिबोनाची सीरीज मिल जाएगा। तो इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे एक वार्निंग है, ये वार्निंग इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, खाली मेन लिखे हैं। यहाँ पर अगर आप इंटीजर मेन लिखते तो आपका ये वार्निंग हट जाता है। यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में आपको इंटीजर मेन लिख दीजिए तो अच्छा है। जनरली टर्बो सी में आप इंटीजर मेन लिखे या खाली मेन लिखे हो, रिटर्न जीरो लिखना कंपलसरी है। तो मैं अब इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। वार्निंग रहने दीजिए, वार्निंग के बाद भी आपका प्रोग्राम रन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सीरीज के लिए रेंज देता हूँ। मान लीजिए मैं रेंज दे दिया 40, ये 40 से बिलो तक का सीरीज दिखाएगा। ये देखिए, ये जो है आपका 34 तक के पूरे मतलब नंबर को आगे कंटिन्यू जोड़ते हुए नया नंबर, मतलब लास्ट के 2 नंबर को जोड़ के जो अगला नंबर बनते बनते 34 तक गया है। 55 भी दिखा दिया, कभी कभी रेंज से बाहर भी दिखा देता है। अगला जो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में का जो पहला प्रोग्राम था वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए था। इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। नो एरर नो वार्निंग। अब मैं कोई भी नंबर देता हूँ, सपोज 7 दिया, ये मेरे को 7 का 5040 मतलब फैक्टोरियल दिखा दिया। अगला जो डू वाइल के लूप का प्रोग्राम था वो क्या था, इवन नंबर को जोड़ने के लिए था। जो भी रेंज देंगे उसके अंदर के इवन नंबर को जोड़ने के लिए। इसको बिल्ड एंड रन कराया, नो एरर नो वार्निंग। मान लीजिए मैं रेंज देता हूँ 20, ये 20 तक के इवन नंबर को जोड़ के आपको दिखा देगा। देखिए 1 1 10 इवन नंबर भी दिखा है, 20 के अंतर्गत जितने भी होते हैं और उसके बाद उनको जोड़ के आउटपुट दिखा दिया है। अगला प्रोग्राम हमारा पिरामिड का था। तो इसमें एक सिंपल पिरामिड बनता है, लेकिन इस प्रोग्राम में ध्यान दीजिएगा मैं कुछ नया चेंज किया हूँ जो कोड ब्लॉक्स में के लिए जरूरी था। पहला, जो हम लोग टर्बोसी के हिसाब से जो प्रोग्राम देखे हैं आप वीडियो में, उसमें कोनियो डॉट एच हेडर फाइल खुला हुआ है और दूसरा यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिखा है। तो आपको कोड ब्लॉक्स में
टर्बो सी को की जगह पे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड LIB स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच stdlib डॉट एच और CLRSCR की जगह लिखना पड़ेगा सिस्टम और पैरेंथेसिस के अंदर CLS। ठीक है, बाकी तो सब सेम है। अब इसको मैं बिल्ड एंड रन कराता हूँ और आपको एक पिरामिड मिल जाएगा। इसी तरह से पिरामिड का दो छोटा छोटा और प्रोग्राम है, मैं उसको भी रन करा के दिखा देता हूँ। जैसे आप अगर आपके पास ये प्रोग्राम मतलब तो सीधा वीडियो में तो नहीं है, तो आप इसको पास करके आप इसको देख सकते हैं। पहले के आपका वीडियो में नहीं है, अभी यहाँ पर है, तो आपको इसको देखने के लिए इसको पास करके लिख लीजिएगा अगर आप इस प्रोग्राम को आपको जरूरत है तो। मैं बिल्ड एंड रन कराया, यहाँ पर देखिए स्ट्रिक का पिरामिड बन गया। ये भी प्रोग्राम इससे पहले नहीं है, ये आपको इसको अगर आपको देखना है तो इसको वीडियो को पास कर लीजिएगा। इसको भी मैं बिल्ड एंड रन कराता हूँ, इसमें नंबर का पिरामिड बनेगा। जैसे पिछले प्रोग्राम में एस्ट्रिक का बना था, इसमें नंबर का बनेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप आगे के वीडियो को देखने के लिए आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।